बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हमारी डिस्कशन है वो एफएम में मॉक 3 है। इससे पहले हम दो मॉक्स डिस्कस कर चुके हैं और 13 एमटीक्यूज़ भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर ABC शोज़ कंट्रोलेबल एसेट्स ऑफ $500,000. The controllable profit of the center is $65,000 after charging 10% depreciation on controllable assets. The head office assesses the performance of investment centers using the residual income method and a notional interest rate of 8%. What is the residual income for investment center ABC? तो देखें, आपने RI का फार्मूला पढ़ा है, रेजिडुअल इनकम का फार्मूला पढ़ा है। वो फार्मूला क्या है? कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस नोशनल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो उसने हमें कंट्रोलेबल प्रॉफिट दिया हुआ वो 65,000 दिया हुआ, और ये जो प्रॉफिट है वो आफ्टर 10% डेप्रिसिएशन है ऑन कंट्रोलेबल एसेट्स। तो याद रखें, ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा कंट्रोलेबल एक्सपेंस नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है ये जब भी हम डिविजनल परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं तो डेप्रिसिएशन इज़ नॉट अ कंट्रोलेबल एक्सपेंस। तो हम ये जो 10% डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की थी 500,000 पे, वो कितनी बनती है? 50,000। तो ये हम पहले अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे। अब हमारा प्रॉफिट कितना हो चुका है? 1,15,000। इसमें से हमने नोशनल इंटरेस्ट माइनस करना है। नोशनल इंटरेस्ट क्या है कि देखें, हमें नोशनल इंटरेस्ट कितना चाहिए था? 8%। 8% ऑफ व्हाट? 8% ऑफ 500,000। हमारे जो कंट्रोलेबल एसेट्स हैं वो कितने? 500,000 है। तो अब आप 500,000 का 8% लें और वो इससे क्या कर दें? माइनस कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास रेजिडुअल इनकम आ जाएगी। तो इस कंसेप्ट को आप देख सकते हैं जब आपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने ROI RI का कंसेप्ट पढ़ा था। तो वो कंसेप्ट क्या था? कंट्रोलेबल प्रॉफिट। और उसमें हमने कहा था कोई भी ऐसा एक्सपेंस, जिस तरह उसमें बल्कि बुक में ये स्पेसिफिक एग्जांपल दी हुई है, लाइक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है। तो हम अगर डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है तो उसे हम ऐड बैक करेंगे और उसके बाद उसमें से हम क्या लेस करेंगे? अपना नोशनल इंटरेस्ट लेस करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है STU हैज़ Company has produced the following figures: fixed budget and actual results. What is the sales volume variance? तो volume कितना है? देखें, fixed budget कितना था? 10 और actual sales कितनी हुई है? 12. तो difference is 2,000. This 2,000 is favorable. Multiply by standard profit. What is profit? 10,000 यूनिट पे 8,000 का प्रॉफिट था, तो मीन्स 0.8, तो 1,600 फेवरेबल। बट हमने जस्ट इधर 1,600 लिखना है, फेवरेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज़ प्रिपेयर्ड अ समराइज्ड लिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएंस फॉर अ मंथ एज फॉलोज: टोटल एडवर्स वेरिएंस, टोटल फेवरेबल वेरिएंसेस। द एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फॉर द मंथ वॉज 115,600. Actual administration cost were 26,000. 1,200 more than budget. इसका मतलब बजट कितना होगा? इसमें से आप 1,200 अगर माइनस कर दें तो आपका बजट कितना हुआ होगा? 24,800। कहते हैं बताओ बजटेड प्रॉफिट क्या होगा? बजटेड प्रॉफिट क्या होगा? देखें, we need to find this budgeted profit. This is X
जितने भी हमारे पास और एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या है 115,600। अब जितने भी एडवर्स वेरिएंसेस हैं वो क्या हुए, वो माइनस हुए 12,600, और ऐड क्या हुआ, जो फेवरेबल वेरिएंस है। और इसी तरह जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का वेरिएंस है वो कितना है 1200, वो भी क्या है एडवर्स है, वो भी क्या होगा माइनस होगा। तो अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, x माइनस 12,600 माइनस 1200 प्लस 6,600 is equal to 115,600. So x is equal to 115,600 plus 12600 plus 1200 minus 6,600. So we will get the answer, and what's the answer? It's 122,800. A is the correct option. 122,800. तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट गिवन था, वी नीड टू फाइंड बजटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? Absorption costing will only produce a higher profit in a period than marginal costing if the quantity of inventory increases over the period. Yes, this statement is true. हमने कहा था जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल शो हायर प्रॉफिट्स, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल शो हायर प्रॉफिट्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी में देखें कहते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल ओनली प्रोड्यूस अ लोअर प्रॉफिट इफ द क्वांटिटी इंक्रीजेज। नो, ये तो उसकी रिवर्स लिख दिया, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसके उलट लिख दिया। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ लोअर प्रॉफिट। नो, विल ऑलवेज आई हायर प्रॉफिट। नो। हाँ, अगर इन्वेंट्री की बात करता तो हम ये ज़रूर कहते अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ हायर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अगर यहाँ पे लिखा होता प्रॉफिट की जगह इन्वेंट्री तो मैं इसको ट्रू करता। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री की कॉस्ट में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐड करते हैं और इसके बरक्स मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐड नहीं करते while valuing the closing inventory. This is question number 5. ये आगे चल के हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ये इनकम्प्लीट था, इसकी रिक्वायरमेंट आगे चल के हम इसी मॉक में ये सवाल रिपीट हुआ हुआ आगे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कहते हैं अ हॉस्पिटल यूजेस लेबर एफिशिएंसी रेट्स टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्लीनर। द स्टैंडर्ड टाइम टू क्लीन अ वार्ड इज 2 hours. The following actual data for a period is available. तो इसका मतलब क्या है देखें, एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स, एक्चुअल नंबर ऑफ वार्ड्स क्लीन 15 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 30 घंटे में काम होना चाहिए था, आपने कितने में किया 26 में, तो आपकी यहाँ से एफिशिएंसी पता चल गई। इसी तरह ये कितने घंटों में होनी चाहिए था 40 में, आपने कितने में किया 44 में, और इसी तरह ये कितने घंटों में होना चाहिए था 20 में, और आपने कितने में किया 18 में। तो इसी तरह ये कितने में होना चाहिए था 36 में, आपने भी कितने में किया 36 में। तो यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी जो है वो क्या है 100% है। और अगर हम देखें ग्रुप 2, ये 40 आवर्स में काम होना चाहिए था, आपने 44, आपने तो एफिशिएंट नहीं है, आपने तो ज़्यादा टाइम लिया, और यहाँ पे आपने पूरा टाइम लिया। तो ये 2 ऑप्शन तो मेरे पास नहीं हो सकते। अब मेरे पास 2 ऑप्शन रह गए, वो क्या है कि मैंने 20 घंटों वाला काम 18 घंटों में किया और
30 घंटों वाला काम 26 घंटों में किया। तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन है? आप यहाँ से रेशो निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि जो ए है वो ज़्यादा, ग्रुप 1 जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। नेक्स्ट आ गए जी क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ। क्या कहते हैं जी? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इट इज़ कन्फाइंड टू लार्जर ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है? बिल्कुल, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम लॉन्ग टर्म प्लान्स भी करें। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर प्राइवेट सेक्टर बट नॉट फॉर पब्लिक सेक्टर। ये दोनों के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, किसी में भी हैं, ये दोनों के लिए अप्रोप्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 8। Which two of the following are the most appropriate techniques to close the target cost gap between a currently attainable cost and a target cost? कहता है दो एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निक्स क्या हैं जो कॉस्ट गैप को क्लोज करें? इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, तो याद रखें सेलिंग प्राइस बढ़ाने से मार्जिन बढ़ेंगे, कॉस्ट तो गैप तो नहीं कम होगा। रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, नो, क्वालिटी को भी कंप्रोमाइज नहीं करना। कॉस्ट को कैसे कम करें? यूज अल्टरनेटिव मटेरियल ऑफ सेम क्वालिटी, यस। यूज एज मेनी स्टैंडर्ड कंपोनेंट एज पॉसिबल, जितने स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स होंगे उतनी आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी, उतनी आपकी यूजेज है और जो वेस्टेज है वो वेस्टेज कम होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जी? कहता है फर्म मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट इन अ सिंगल प्रोसेस। At the beginning of a period, there was no work in progress. During the period, 10,000 units of material were input to the process. At the end of the period, 2,000 units remained in work in progress. This was 100% complete in respect of material and 30% in respect of conversion cost. The management has calculated cost per equivalent unit of the product as this. What was the total value of input to the process during the period? तो देखिए इसमें हमने 10,000 इनपुट किया और उसने कहा 2,000 वर्क इन प्रोग्रेस है, तो 8,000 क्या हो गया? फिनिश गुड्स। इस 2,000 में से मटेरियल के लिए कितने कंप्लीट हैं? 100%। और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए कितने हैं? 30%। इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल के लिए 10,000 का 10,000 यूनिट्स कंप्लीट है, मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8,000 तो दोनों के लिए कंप्लीट थे, जो शुरू हुए और कंप्लीट भी हुए, और प्लस 600, तो 8600 कन्वर्जन के लिए कंप्लीट थे। तो इन दोनों की जब कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और ये टोटल कॉस्ट इनपुट की थी। ये कॉस्ट, तो देखें 10,000 यूनिट्स इनपुट किए, मटेरियल के लिए 10 के 10 कंप्लीट है और पर यूनिट 8 की कॉस्ट आई, तो मैंने 10,000 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80,000, और 8,000 तो फिनिश गुड्स थे, बाकी ये जो 2,000 वर्क इन प्रोग्रेस था इसमें से 30% कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसका मतलब 600 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 8,000 और 600, 8600 मल्टीप्लाई बाय 5.5, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट द टोटल वैल्यू ऑफ
इनपुट्स। अच्छा जी, कहते हैं द फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज A1 to D3 is entered in cell D5 on the following spreadsheet. What is the value shown in D5? कहते हैं जब मैं इन सब की एवरेज लूँगा इस पूरे डाटा की तो क्या होगी। एवरेज कैसे ली जाती है, सबको सम करते हैं डिवाइडेड बाय जो नंबर्स हैं। आप ये करके देख लें, 14 आपके पास क्या आ रही है, एवरेज आ रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है वुड द फॉलोइंग बी क्लासिफाइड एज स्ट्रेटेजिक और एज ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कहता है इसमें से स्ट्रेटेजिक कौन से हैं और ऑपरेशनल कौन से। टू ग्रो मार्केट शेयर बाय 5% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो देखो ये ऑपरेशनल है, स्ट्रेटेजिक नहीं है। स्ट्रेटेजिक क्या होता है, लॉन्ग टर्म। तो ये तो हर साल की बात कर रहे हैं, पर ईयर हर साल हम 5% से इंक्रीज करना चाहते, तो ये ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक नहीं। फिर क्या कहते हैं, टू अचीव अ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन एक्सेस ऑफ व्हाट ऑफ दैट अचीव बाय मेन कंपेटिटर, दिस इज स्ट्रेटेजिक, लॉन्ग टर्म। हम अपने कंपेटिटर से बेहतर होना चाहते हैं, जितना वो रिटर्न कमा रहा है उससे बेहतर रिटर्न कमाएंगे। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, दिस ऑब्जेक्टिव इज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, नॉट एन ऑपरेशनल वन। तो आज की वीडियो में हमने फर्स्ट 11 क्वेश्चंस किए, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इससे फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।